एक ऐसी किताब जिसमें लिखा गया है कि एक 8 साल की लड़की की शादी एक 24 साल के लड़के से होना धर्म संगत है। एक ऐसा शास्त्र जिसमें कहा गया है कि दलित लोगों को लोहे के बर्तन में खाना चाहिए और दूर से ही बात करनी चाहिए। और आज भी कुछ लोग इसे हिंदू धर्म का फाउंडेशन बोलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मनुस्मृति कब लिखी गई थी? क्या इसमें लिखी हर बात धर्म है या सिर्फ एक समझ का एजेंडा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मनुस्मृति आज भी भारत में एक रिप्रेशन का टूल है या सिर्फ एक मिसअंडरस्टूड किताब? इस वीडियो में हम सिर्फ वर्सेस ही नहीं, उनके पीछे की पॉलिटिक्स, सामाजिक असर और आज के रेलेवेंस तक सब कुछ डिकोड करेंगे, तो एंड तक जरूर देखिए। मनुस्मृति, जिसे मनु संहिता भी कहा जाता है, एक प्राचीन हिंदू धर्मशास्त्र है। ये स्मृति ग्रंथ है, यानी ऐसी पुस्तक जो समय के साथ लिखी गई थी, ना कि श्रुति जैसे वैदिक टेक्स्ट जो डिवाइनली रिवील्ड माने जाते हैं। मनुस्मृति का नाम आया है ऋषि मनु से, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो पहले मानव थे, और इसी वजह से उनके नाम पर लिखी गई स्मृति को धर्म और नियम का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है। ये टेक्स्ट लगभग 200 बीसीई से 200 सीई के बीच में लिखी गई है, लेकिन अलग-अलग पार्ट्स में ले अलग-अलग समय के साथ इसमें वर्सेस जुड़ते गए। ये ग्रंथ टोटल 12 चैप्टर्स के हैं, जिसमें 2684 श्लोक है, और इसमें लिखा गया है जिसमें धर्म, वर्ण, व्यवस्था, राजनीति, स्त्री धर्म, दंड नीति और समाज के नियम व्यवस्था की बातें की गई है। क्या आपने कभी सोचा है, जब सोसाइटी इवॉल्व हो रही थी तो मनुस्मृति क्यों वही रह गई? चलिए समझते हैं कैसे मनुस्मृति इवॉल्व होने के बजाय पावर का टूल बन गई। जब मनुस्मृति लिखी गई थी 200 बीसीई में, तो उस टाइम की सोसाइटी मेनली अग्रेरियन या पैट्रियार्कल थी। ये एक अटेम्प्ट था कोडिफाई करने का सोशल रूल्स को। कौन किस काम के लायक है, कौन किससे शादी करेगा और कैसे राज्य चलेगा। लेकिन ये भी याद रखिए, मनुस्मृति एकमात्र टेक्स्ट नहीं थी उस समय। उस टाइम बाकी स्मृतिज भी लिखी जा रही थी, जैसे यज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, जो कलयुग के लिए रेलेवेंट मानी जाती थी और थोड़ी लिबरल थी। तो सवाल यह है कि मनुस्मृति ही क्यों फेमस हुई? जवाब सिंपल है, जो टेक्स्ट एलीट को पावर देता है वही ज्यादा सर्कुलेट होता है। मनुस्मृति खुद कॉन्ट्रडिक्टरी है वैसे। वर्स 2.238 में एक शूद्र को कहा गया है कि अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करके एक हायर स्टेटस अटेन कर सकता है, बट वहीं पे वर्स 10.4 में लिखा गया शूद्रस आर मेंट टू सर्व अदर थ्री कास्ट। इसका मतलब है सेलेक्टिव इंटरप्रिटेशन शुरू हो गया। जो डोमिनेंट ग्रुप था उन्होंने वही वर्सेस उठाए जो उनको कंट्रोल देते थे, और जब कास्ट सिस्टम रिजिड हो गया तो मनुस्मृति डायनामिक शास्त्र से स्टैटिक जेल बन गई। मुगलों और ब्रिटिशर्स के आने के पहले तक मनुस्मृति कभी भी एक यूनिफाइड लॉ कोड नहीं थी, परंतु ब्रिटिशर्स जब यहाँ आए तब इंडियन लॉ सिस्टम को कोडिफाई करना शुरू किया। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में तो उन्होंने धर्मशास्त्रों को हिंदू लॉ का बेस बनाया, और यहीं से मनुस्मृति को लीगल अथॉरिटी मिलनी शुरू हो गई। ये ब्रिटिश डिसीजन लार्जली ब्राह्मण स्कॉलर्स के द्वारा दिए गए इंटरप्रिटेशन पर बेस था, जिसमें मनुस्मृति को हिंदुओं का कैनन लॉ बना दिया गया। इससे ब्राह्मण वर्ग को और अधिक पावर्स मिल गई। ये मोस्ट क्रूशियल टर्निंग पॉइंट था। सर विलियम जोन्स ने 1794 में जब मनुस्मृति को ट्रांसलेट किया, उन्होंने इसे हिंदू कोड ऑफ लॉ बोल दिया। और फिर ब्रिटिश कोर्ट ने फैमिली लॉ, इनहेरिटेंस और कास्ट रूल्स डिसाइड करने के लिए इसी टेक्स्ट का यूज किया। हिंदू विडोज को प्रॉपर्टी मिलनी बंद हो गई, इंटरकास्ट मैरिजेस इलीगल मानी जाने लगी, ब्राह्मण्स को लाइट पनिशमेंट मिलती थी और शूद्रस को डेथ सेंटेंसेस एज पर मनुस्मृति वर्सेस। ये सब कोर्ट रूलिंग्स में लिखा गया, यानी कॉलोनियल रूलर्स ने मनुस्मृति को हिंदुइज्म का कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। अब बात करते हैं कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स की, जिनके लिए मनुस्मृति की अक्सर चर्चा होती है और क्रिटिसिज्म भी होता है। पहला है ब्राह्मणों का महत्व। मनुस्मृति में ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा वर्ग बताया गया है। एक श्लोक कहता है, ब्राह्मण्स आर लॉर्ड्स ऑफ ऑल क्लासेस बाय वर्च्यू ऑफ हिज बर्थ। ये वर्ण व्यवस्था ने समाज में हायरार्की को लेजिटिमाइज किया, जिसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर और शूद्र सबसे नीचे आ गए। अनटचेबिलिटीज और
शूद्रों का रिप्रेशन भी यहीं से शुरू होता है। मनुस्मृति कहता है एक शूद्र जो कि किसी भी ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य को इंसल्ट करता है तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए। ये डार्कोनियन लॉ ने सेंचुरीज तक अनटचेबिलिटी को लीगल और धार्मिक लेजिटिमेसी दी। स्त्रियों के प्रति बहुत ही भेदभाव की बातें हैं इसमें। एक प्रमुख श्लोक है, ना स्त्री स्व स्वतंत्रम अर्हति, अ वुमन डज नॉट डिजर्व इंडिपेंडेंस। महिलाएं बचपन में पिता के अधीन, विवाह के बाद पति और बुढ़ापे में पुत्र के अधीन रहे। ये कहीं ना कहीं पैट्रियार्की को बेस प्रोवाइड करता है। और तो और मनुस्मृति में लिखा है कि एक मैन जो कि 30 साल का है वो 12 साल की लड़की से शादी कर सकता है, और एक मैन जो है वो कितनी भी शादियां कर सकता है। इससे चाइल्ड मैरिज को एक धार्मिक इंडोर्समेंट मिल गया जो बाद में समाज में एक प्रथा बन गई। एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या ये सब बुराइयां असली मनुस्मृति में है या लोगों ने गलत तरीके से सिर्फ इसको इंटरप्रेट किया पावर के लिए? फैक्ट ये है कि मनुस्मृति एक कॉन्ट्रोडिक्टरी ग्रंथ है। कुछ जगह ये कहता है कि सभी वर्ण इक्वल है और कुछ जगह शूद्रस को दंड देने की बात करता है। ये भी याद रखना चाहिए कि मनुस्मृति एक स्मृति ग्रंथ है, यानी समय के हिसाब से बदलने लायक। इसलिए कई समय पे स्कॉलर्स ने इसके हार्श रूल्स को इग्नोर भी किया है। परंतु जब किसी ग्रंथ का यूज पावर प्रिजर्व करने के लिए किया जाए, जैसे ब्राह्मणिकल डोमिनेंस या पेट्रियार्कल कंट्रोल, तो इंटरप्रिटेशन का एंगल सेकेंडरी हो जाता है। इंटेंट बिकम्स पॉलिटिकल। इंडियन समाज ने हमेशा मनुस्मृति जैसे टेक्स्ट का ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया। बुद्धा ने वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणिकल सुपीरियरिटी का विरोध किया। उन्होंने कहा जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से होता है। भक्ति मूवमेंट्स ने इसके अगेंस्ट जन्म लिया। कबीर संत जैसे कबीर दास, रविदास, तुकाराम जैसे संतों ने मनुस्मृति को जातिवाद और जेंडर बायस को रिजेक्ट किया और इक्वालिटी का संदेश दिया। अंबेडकर ने ओपनली मनुस्मृति का विरोध किया। 1927 में उन्होंने सिंबलिक रूप में मनुस्मृति दहन किया। महार सत्याग्रह में उनका कहना था कि ये ग्रंथ दलित विरोधी और महिला विरोधी है। गांधी ने भी कहा कि शुद्धि और अस्पृश्यता जैसे प्रैक्टिसेस हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं हो सकते। आज के इंडिया में क्या कोई मनुस्मृति को फॉलो करता है? सीधे तौर पे नहीं, पर उसके प्रिंसिपल अब भी कई जगह इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में घुसे हुए हैं। जाति के आधार पर इनइक्वालिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड वायलेंस। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने मनुस्मृति जैसे टेक्स्ट को रिजेक्ट किया। डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त ध्यान दिया कि वर्ण और जाति का कॉन्सेप्ट की कोई जगह ना हो। आजकल मनुस्मृति का नाम पॉलिटिक्स में भी काफी यूज होता है, पावर के लिए, वोट बैंक के लिए। राइट विंग ग्रुप्स यूज करते हैं मनुस्मृति को ग्लोरीफाई करके एंशियंट हिंदू ट्रेडिशंस के नाम पे, विदाउट एक्सेप्टिंग इट्स प्रॉब्लमेटिक वर्सेस। दलित मूवमेंट्स इसे रिप्रेशन का सिंबल बनाकर अपोज करते हैं। फेमिनिस्ट ग्रुप इसे पेट्रियार्क का रूट मानते हैं। यानी मनुस्मृति अब एक रिलीजियस टेक्स्ट से ज्यादा पॉलिटिकल सिंबल बन चुकी है। मनुस्मृति एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है जिसका समय, कॉन्टेक्स्ट और लिमिटेशन थे। हमें इसे मॉडर्न वैल्यूज के स्केल पर जज नहीं करना चाहिए, पर उसे ब्लाइंडली फॉलो करना भी गलत है। रिफॉर्मिस्ट स्कॉलर्स जैसे राधा कृष्णन और विवेकानंद ने हमेशा कहा है कि हिंदू धर्म इवॉल्विंग है और हमें समय के हिसाब से धार्मिक टेक्स्ट को अडॉप्ट करने चाहिए। मनुस्मृति हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन देती है कि जब रिलीजन और पावर का मिलन होता है तो कभी कभी रिप्रेशन का जरिया जरूर बन जाता है। लेकिन इंडियन समाज ने हमेशा समय के हिसाब से इवॉल्व किया है। हमने बुद्ध को सुना, कबीर को माना, अंबेडकर की लीडरशिप में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ये दिखाता है कि भारत का सच्चा धर्म इंसानियत, इक्वालिटी और न्याय है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।